अब हम लोग चैप्टर की लेक्चर संख्या 2 है और ये कौन सा चैप्टर अपना चल रहा है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 तो दूसरा अध्याय है, दूसरा चैप्टर है सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों का संग्रह। पहला तो हम लोगों ने परिचय देख लिया था। परिचय देखने के बाद इस वाले चैप्टर को देख रहे हैं कि आंकड़ों का संग्रह। ये दूसरा लेक्चर है, एक लेक्चर इसका पहले ही हो चुका है। जितने भी बच्चे आज नए जुड़े हैं, एक बार पहले आप लोग वोट करके बता दो कि कितने सारे बच्चे इस पूरी क्लास के अंदर नए हैं जो कि पहली बार क्लास को देख रहे हैं। जो बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, इससे पहले कोई क्लास आपने नहीं देखा हमें लाइव में, तो जल्दी से आप लोग एक बार वोट करके बता दीजिए क्या कम सब। ये हम आंकड़ा का मतलब होता है अंग्रेजी में, आंकड़ा होता क्या है। और इस वाले चैप्टर का एक लेक्चर हो चुका है पहले ही। उसी लेक्चर के अंदर हम लोग ये पढ़े हुए थे अभी तक कि आखिर में सांख्यिकी ये आंकड़ा होता क्या है और आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से हैं। यही दो टॉपिक हम लोग पिछली क्लास के अंदर क्लियर किए हुए थे। आंकड़ा का मतलब होता है अंग्रेजी में डेटा, डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हम लोग ऐसे कह दो कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक सूचना है, एक जानकारी है। तुम पढ़ने में बहुत खराब हो, यह भी एक जानकारी है। लेकिन जिन जानकारियों को हम नंबर्स में लिख सकते हैं, अंकों में लिख सकते हैं, उन्हीं को सांख्यिकी के अंदर ज्यादा महत्व दिया गया है। समझ पाए? क्योंकि सांख्यिकी क्या है? संख्याओं के लिए विज्ञान है, संख्याओं का विज्ञान है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स का ये जो चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं कि सांख्यिकीय आंकड़ा क्या है, पिछली क्लास में देखे थे। आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स की कल हम लोग बात कर रहे थे। अब आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आधारभूत आंकड़े किस प्रकार से एकत्र किए जाते हैं, डेटा किस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि डेटा कलेक्शन की जो बारी है ना, वो मेनली आपके चैप्टर में प्राइमरी सेकेंडरी जो है जरूर बात किया हुआ है कि प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। अब ये क्या होते हैं, कल की क्लास में हमने आपको बता दिया था कि प्राथमिक आंकड़ा ऐसा आंकड़ा होता है जो शुरुआत से लेकर के अंत तक उसी व्यक्ति ने एकत्र किया जिसको एक्चुअल में डेटा की आवश्यकता थी। उसी ने लोगों से कनेक्ट किया, जा जाकर के मिला वही व्यक्ति और उसने डेटा को कलेक्ट करके लाया। यह है प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो किसी दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे संस्था ने तैयार किया है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और उसी डेटा का इस्तेमाल अब जो है आप कर रहे हैं। तो आपने तो उस पर शुरुआत से मेहनत नहीं किया था, शुरुआत से तो किसी दूसरे व्यक्ति ने मेहनत किया था उसे आंकड़ा संग्रह करने पे। तो वो सेकेंडरी डेटा यानी कि सेकेंड हैंड डेटा। ठीक है, तो आंकड़े एकत्र कैसे किए जाते हैं, इसके लिए ज्यादातर फोकस आपके सिलेबस में किया गया है प्राइमरी डेटा के ऊपर में, क्योंकि प्राइमरी डेटा में ही थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। सेकेंडरी डेटा के ऊपर में बहुत कम बातें की गई है। प्राइमरी डेटा पर ही पूरा पूरा ये चैप्टर बना हुआ है एक तरीके से, कि प्राथमिक आंकड़ा संग्रह करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, इस पर ज्यादा जो आपका पूरा चैप्टर आधारित है। ठीक है ना? यहां तक सभी बच्चों को कंफर्म है? विशाल, सानिध्य, सभी को बताओ, सचिन, सत्यम। अब आंकड़ों के दो स्रोत हमने जो है वो कल देखा था। एक हम लोग समझ चुके हैं कि आंकड़ा जो होता है वो इंटरनली जो है जुटाया जा सकता है। मान लो कि हमें केवल अपना डेटा चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ABC एक कंपनी है, तो ABC कंपनी के अंदर में कितने कर्मचारी हैं, इसको अगर हम जानना चाहते हैं तो क्या इस कंपनी के मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति से पूछना पड़ेगा क्या? नहीं, अपना ही फर्म का, अपना ही कंपनी का कोई डेटा इसको चाहिए, खुद से ले सकता है, क्योंकि इनके रजिस्टर पर सारी चीजें मेंटेन रहती है। तो वो होता है इंटरनल डेटा। जैसे मान लो टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो टाटा कंपनी को अपना ही डेटा चाहिए, तो किसी दूसरे तो थोड़े ना मांगेगा, वो तो अपना ही पास होगा उसके पास कि हमारे यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, तो वो खुद निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। एक क्या है कि टाटा कंपनी को चाहिए किसी दूसरी कंपनी का डेटा, तो इसमें से यानी कि बाहर से आंकड़ों को लाया जा रहा है, आंकड़े को बाहर से लाया गया, मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। क्लियर? तो ये बातें हो गई क्लियर। अब आंकड़ों के स्रोत के अंदर जब हम लोग आते हैं तो कलेक्शन करने के ऊपर जब आएंगे तो प्राइमरी सोर्स अलग होता है
सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा अलग होता है। प्राथमिक सोर्स वो होता है जहां से हम प्राइमरी डेटा को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, तो वह स्रोत जिससे कि प्राथमिक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जहां से द्वितीयक आंकड़ों को संग्रह किया जा सकता है। तो ये सब रटने वाली बात नहीं है। प्राइमरी डेटा को कहां से लाया जाएगा? प्राथमिक स्रोत से। सेकेंडरी डेटा को कहां से लाया जाएगा? द्वितीयक स्रोत से। मतलब दोनों के लिए अलग अलग स्रोत होते हैं, दोनों के अलग अलग जगह होते हैं जहां से आप दोनों के डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हम लोग बात करते हैं कि इसके दो अलग अलग विधियां बनेगी। प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह करने के लिए अलग अलग विधियां हैं और द्वितीयक आंकड़े को संग्रह करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहां पर कि आखिर में प्राथमिक आंकड़ा संग्रह करने के लिए हमें कौन कौन सी विधियों को पढ़ना है। प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने के लिए, प्राइमरी डेटा को जुटाने के लिए हमें इन विधियों को पढ़ना होगा। अभी एक एक करके जानना पड़ेगा कि ये विधियां कहां और किस तरीके से उपयोगी हो सकती है, किसमें हमें समय कम लगेगा, कौन सी विधि अपनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, किसमें मेहनत कम लगेगा। ये सब कुछ यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहीं से पूछा जाता है आपको कि प्राथमिक आंकड़े को संग्रह करने के लिए बताइए कौन कौन सी विधियां होती है, कौन कौन सी तकनीक अपनाते हैं। तो यही सारी वो विधियां हैं। सबसे पहला होता है क्या, यहां पर हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष अनुसंधान यहां पर इसको बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी केवल आपको नाम सुनने हैं। दूसरा मेथड आपको देखना है अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, यानी कि इनडायरेक्ट ओरल। मतलब लॉजिकली साथ में बैठा हुआ कोई इंसान है, उसे डायरेक्टली हम सवाल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति से सवाल ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से सवाल किए इसके बारे में, है ना। तो ऐसा होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। समझ आ गया? जैसे तुम्हारा दोस्त पढ़ने में बहुत कमजोर है और उसकी कमजोरी का पता ही नहीं चलता, और मैं जब उसे पूछता हूं तो कहता सब ठीक चल रहा है सर, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारे दोस्त ने छुपाने की कोशिश करी, लेकिन तुम्हारे दोस्त के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं किससे? तुमसे, कि तुम्हारा दोस्त पढ़ने में कैसा है, तुम बता दोगे उसकी सच्चाई। तो यहां पर होता है कौन सी तकनीक? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। नेक्स्ट देखिएगा, आजकल ये मेथड तीसरा वाला बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, टेलीफोन साक्षात्कार विधि। इस मेथड का इस्तेमाल अब ज्यादा हो रहा है। आपके मोबाइल पर एक कॉल आता है ना, और उस कॉल के जरिए ही पूरा सर्वेक्षण हो जाता है कि सर आपके नंबर जो है ना वो इतने दिनों से चालू नहीं है, रिचार्ज नहीं करवाया, कब से आपने नहीं करवाया, कब से नहीं करवाया, डेटा ले लिया ना आपका, आपकी जानकारी ले लिया। तो अगर यहाँ पर फोन कॉल के माध्यम से आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। और उसके बाद एक जानकारी ये रहेगा कि एक विधि ये रहेगा डाक प्रश्नावली विधि, यानी कि लोगों को एक लिस्ट पूरा पहले ही क्वेश्चन का पेपर भेज दिया जाएगा, है ना, उनके एड्रेस पता पर, और लोग उस चिट्ठी को पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चंस लिखा रहता है। अच्छा ठीक है, ये पूछा हुआ आपके कितने बच्चे हैं, आपकी शादी हुई या नहीं हुई, है ना। अच्छा ठीक है, आपका जन्म वर्ष, आपके दादा का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, है ना, पूरा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है उसमें, और वो डेटा पूरा फिल करके आप वापस उसी एड्रेस पर वापस भेज देते हैं। तो ये एक तरीका रहता है डाक प्रश्नावली विधि का। नेक्स्ट हम लोग मेथड देखने वाले हैं गणनाकार द्वारा अनुसूची को भरना, यानी कि आपको भरना नहीं है इस मेथड के अंदर, वही व्यक्ति जो प्रश्न का जवाब लिखेगा जिस व्यक्ति ने खुद क्वेश्चन बनाए हैं, और क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? फिर क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। ऐसा मेथड कहां अपनाया जाता है? जहां पर के लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हैं, क्वेश्चन का जवाब अच्छे से नहीं दे पाएंगे, है ना, जहां शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, तो वहां पर आप खुद ही जाते हैं, उनको क्वेश्चन पढ़ करके सुनाते हैं, जो उन्होंने पढ़ करके आपने पढ़ करके सुनाया, उसके हिसाब से जो जवाब आना चाहिए वो जवाब आपने यहाँ पर नोट कर लिया खुद ही। तो ये होता है गणनाकार के द्वारा खुद अनुसूची को भरना। तो यही सारी विधियां हम लोग अब देखने वाले एक एक करके। समझ आ गया? तो जल्दी से एक बार बताइए कि प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह करने के लिए कितनी विधियां हैं? एक बार सभी कोई चैट में बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चैट में बता दीजिए सभी कोई। विश्वजीत सिंह कह रहे हैं सर तीसरे का इंग्लिश में क्या होगा?
तो सबका इंग्लिश मैंने आगे लिख दिया है, टेंशन मत लो, अभी केवल नाम हिंदी में देख लो, इंग्लिश हिंदी दोनों किया हुआ आगे, ठीक है, नाम सबका दिया हुआ है। तीसरे का बोलेंगे टेलीफोनिक मेथड, टेलीफोनिक साक्षात्कार बोलते हैं, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड बोल सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। तो सभी को एक बार जल्दी से चैट में बता दीजिए कितने मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्राथमिक विधि मतलब प्राथमिक आंकड़ा संग्रह करने के लिए कितनी विधियां हैं, चैट में बताइए सभी कोई। हेलो हेलो, ओके, हाय हाय हाय, देखो यहां पर इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, ये जो देखो यहां पर इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, ये जो द्वितीयक आंकड़ों के अलग अलग विधियां हैं, है ना, द्वितीयक आंकड़े संग्रह करने के लिए अलग अलग जो मेथड हैं, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो द्वितीयक आंकड़े को संग्रह करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, एक तो प्रकाशित स्रोत है और दूसरा जो है वो अप्रकाशित स्रोत है। प्रकाशित स्रोत के अंदर में कई तरह के ऐसे पब्लिकेशंस मिलेंगे जिसमें कि गवर्नमेंट के प्रकाशन हैं, है ना, गवर्नमेंट भी अपना वेबसाइट वगैरह के जरिए वेबसाइट में बताती रहती है, अपडेट देती रहती है कि देश के हालात कैसे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हेल्थ के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग, तो हर एक मिनिस्ट्री का अपना एक वेबसाइट है, तो उसके जो है प्रकाशन यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, सरकारी प्रकाशन, निजी प्रकाशन भी हैं। और इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे संगठन हैं, जैसे कि मान लो हम आईएमएफ की बात करें, ठीक है, आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहे थे, या फिर मान लो आईबीआरडी की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करती हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वैसे ही आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये सब जो है वो आगे आप लोगों को बताया जाएगा जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी यहां पर फिलहाल समझना है कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगठन है, संस्थाएं हैं, और इनके जरिए भी जो वो कई सारे डेटा रिलीज किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं। डब्ल्यूटीओ की बात कर सकते हैं, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो ये सब जो संस्थाएं हैं या फिर संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की हैं, और इनके जो प्रकाशन होते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं, वहां से अगर आप कोई डेटा लेते हैं तो ये सब सोर्स हो गया एक तरीके का सेकेंडरी डेटा प्राप्त करने के लिए। किताबों में भी जो है डेटा दिया रहता है, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर में भी डेटा रिलीज होते रहते हैं। तो ये सब आंकड़े हैं द्वितीयक, सॉरी, ये सब विधियां हैं या फिर स्रोत हैं द्वितीयक आंकड़े को प्राप्त करने के लिए। और अप्रकाशित स्रोत कौन सा होता है, इसको गोपनीय रखा जाता है, गोपनीय मतलब बिल्कुल सिक्योर रखा जाता है ताकि सभी लोगों के हाथ ना लगे, है ना। जैसे देश की सुरक्षा की बात है तो हमारे पास कितने जो वो ऐसे डिफेंस सेक्टर में औजारे हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उसको सिक्योर रखा जाता है ताकि हमारे पड़ोसियों को पता ना चले। इसलिए अप्रकाशित स्रोत भी बहुत सारे होते हैं, इसको आप आसानी से हासिल नहीं कर पाते हैं। इसे हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ऑफिशियली प्रोसीजर करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है डिपार्टमेंट से कि भैया हमको इस तरह का डेटा चाहिए, सर हमें इस तरह का डेटा चाहिए, हमें ज़रूरत है, हम देश के लिए काम कर रहे हैं या फिर इस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। जब तक आपका उद्देश्य क्लियर नहीं हो पाएगा सामने वाले इंसान को, तो ये डेटा आप आसानी से हासिल नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप जो पिछले 1 साल से स्कूल गए होगे, तो स्कूल में आपका अटेंडेंस बना है, उस अटेंडेंस को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आसानी से नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है आपकी डायरी पर, आपके रजिस्टर पर, लेकिन हम उसको लेना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और हमारा रिक्वेस्ट, हमारा उद्देश्य बिल्कुल अच्छा लगा उनको, तो हो सकता है कि वो हमें रिपोर्ट या फिर आपकी जानकारी मुझे मिल जाए, ठीक है। लेकिन वो क्या है, अप्रकाशित स्रोत हैं, क्योंकि आपका अटेंडेंस स्कूल में बना था, थोड़ा ना उसको न्यूज़पेपर में प्रचार प्रसार करवाया जाएगा कि हमारे बच्चे इतने आते हैं इतने नहीं आते, ठीक है। तो वो डायरियों में रखा जाता है या फिर रजिस्टर में रखा जाता है, तो वो
अप्रकाशित स्रोत है एक तरीके का, मतलब छपा नहीं है कहीं, वो जाकर के सुरक्षित रखा गया अभी तक। क्लियर ना? अब यहां पर हम लोग शुरुआत में बात कर लेते हैं कि आखिर में पहला मेथड ये हम लोग जो देखने जा रहे हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। देखो इन चीजों को ना आप ऐसे समझ लोगे, जैसे देखो सामने आमने सामने दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और दोनों जो है वो आमने सामने बैठे हैं, लेकिन इनके हाथ में आप देखो एक चिट्ठी है, पेपर है, जो भी आप कह लो। तो इस पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कुछ लिमिटेड सा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन देख देख करके इनको जो है वो सवाल करने हैं सामने वाले इंसान से, और इनसे जो भी सवाल किया जाएगा उसका जवाब ये वापस देंगे। ठीक है ना, समझ आ गया? तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा पॉडकास्ट वगैरह का चलन अब ज्यादा आ चुका है ना, पॉडकास्ट का चलन ज्यादा आ चुका है, तो आमने सामने लोग बैठे होते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, तो ऐसे ही डेटा कलेक्ट किया जाता है प्राइमरी डेटा के अंदर, तो इसका नाम रहेगा, है ना, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसको केवल आप व्यक्तिगत साक्षात्कार भी बोल सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि एक तरह का इंटरव्यू नहीं है, सामने आमने सामने बैठे हुए हैं दोनों। तो इस तरीके से सवाल जवाब करके अगर डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, तो ये जो तरीका रहता है, ये जो तरीका रहता है वो कहां के लिए उपयुक्त है? ये तब उपयुक्त है जब 2 4 10 लोगों का 100 लोगों का इंटरव्यू करना है। लेकिन सोचो लाखों करोड़ों लोगों का इंटरव्यू कर पाओगे क्या? बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई, है ना। तो इसलिए जब लिमिटेड 2 4 10 20 50 लोगों का इंटरव्यू करना है, आप कर सकते हैं, तो वहां के लिए ज्यादा उपयुक्त रहता है, यानी कि जहां आंकड़ों की शुद्धता बहुत ज्यादा मायने रखेगा, हमको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा चाहिए, सही आंकड़ा चाहिए, तो उस दौरान इस तरह का मेथड अप्लाई कर सकते हो। जहां पर हमें आंकड़ों की गुप्त जो है वो या फिर सीक्रेट रखना जरूरी होता है, सिक्योर रखना जरूरी होता है, ताकि बगल वाले को भनक भी ना लगे, तो ऐसे बंद कमरे में इंटरव्यू कर लिया जाए, है ना। आजकल तो कैमरे खोल दिए जाते हैं, है ना, कैमरे लगे हुए हैं, सामने दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, पॉडकास्ट कर रहे, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है दोनों की बातें, तो ऐसे ही जो है वो काम किया जाता है। तो ये बाकी लोगों को ना पता चले, बस मामला इन्हीं दोनों लोगों के बीच में रह गया, है ना। ऐसे होते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जहां आंकड़ों की मौलिकता जरूरी हो, मतलब ओरिजिनलिटी चाहिए हमें आंकड़ों में, हमें डुप्लीकेट आंकड़ा नहीं चाहिए। ये नहीं कि कानो खबर हमने दूसरे व्यक्ति से सुना इसके बारे में, क्यों हम दूसरे के बारे में इसके बारे में दूसरे से क्यों सुनेंगे, हम सीधा इन्हीं को बुला लेते हैं, इन्हीं से सुन लेते हैं, इन्हीं की जुबानी इन्हीं की कहानी, ये वाली बात। ठीक है, तो ऐसे में हो जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसमें कि एक अनुसंधानकर्ता, ये है अनुसंधानकर्ता, मतलब जो सवाल जवाब करती हैं इनका नाम होता है अनुसंधानकर्ता, कल की क्लास में बताए थे आपको। ठीक है, जो प्लान बना रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं पूरी तरीके से, जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वह होते हैं अनुसंधानकर्ता। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि वह विधि है जिसमें कि अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर के उत्तरदाता, उत्तरदाता कौन है? ये है उत्तरदाता, रिस्पोंडेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, उनसे जो है प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करते हैं और फिर आंकड़े एकत्र करते हैं। तो ये जो पहला तरीका हमने बताया, अब जल्दी से बताओ क्या आप लोगों ने कभी किसी भी वीडियो के अंदर में पॉडकास्ट देखा है या नहीं? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे लगता है कि सबने देखा होगा। कभी देखे हो ऐसे या नहीं? अरे मैं बताता हूं, इन्वेस्टिगेशन, एक दूसरे की बातें कर रहे थे वहां पर। अभी मेरी मम्मी कर रही थी, देखो देखो देखो, तो मेरिट के अंदर गुण, है ना, अभी मेरी मम्मी कर रही थी सवाल जवाब किसी से। अब इसके फायदे क्या है, दोष क्या है, क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है। तो मेरिट के अंदर, गुण के अंदर बात करेंगे कि ये विधि जो है वो, इस विधि से जो भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं, प्राप्त जानकारी पर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो जानकारी पर क्या कर सकते हैं? पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उसको सामने बैठा के रखे है ना, तो आमने सामने अगर व्यक्ति बैठा होता है तो झूठ बोलता है तो उसकी आंखों से पता चल जाता है ना। तो इसी को बोलते हैं, इसी को सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि भैया तुम्हारी आंखों में देख रहे हैं हम, आंखों में आंखें डाल के बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, जैसे मैं तुम्हारे साथ आंखों में आंखें मिलाकर के बात कर रहा हूं। तो ऐसे ही आमने सामने बात किया जाता है, तो पता चलता है इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उनकी आंखों से ही पता चल जाता है, क्योंकि ये आंखें हैं आईना, इंसान सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो
सामने बैठा करके हम लोग सवाल जवाब करते हैं तो हम उनके जानकारी पर पूरा पूरा भरोसा कर सकते हैं, पूरा पूरा विश्वास कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखें। अब कह रहे हैं कि इस विधि से प्राप्त आंकड़ों में शुद्धता होती है। आंकड़ों में शुद्धता होगी ही होगी, क्योंकि व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, गलत तो जानकारी देगा तो, है ना। और भी सवाल पूछ करके उसको फंसाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं सवाल के सही जवाब तो देगा ही देगा। तो इसलिए आंकड़ों में ज्यादा शुद्धता होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़े को एकत्रित कर रहा है। अच्छा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेजा हुआ है जिसको आंकड़ा चाहिए इन मैडम को, और यही जो है वो सामने वाले इंसान का इंटरव्यू कर रही हैं। तो इस प्रकार से इनको अपने आप पर तो भरोसा होगा ना कि हमने जो सवाल किया उसका सही जवाब हमको मिला या नहीं मिला। तो इसलिए इस मेथड में हम लोग क्या देखते हैं कि ये आंकड़ा बहुत शुद्ध होता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता खुद जो है वो आंकड़ा एकत्रित करने के लिए गया हुआ है। तीसरा ये गुण बता दीजिए आप कि अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को कम भी पूछ सकता है, ज्यादा भी पूछ सकता है। अगर लगा कि भैया सही जवाब अभी तक नहीं आया है तो और जवाब लेने की कोशिश किया जाएगा उससे। मतलब कि ये थोड़ा सा क्या है, लोचशील है। लोचशील का मतलब होता है क्वेश्चन कम पूछना है तो कम पूछ सकते हैं, अगर हमको सेटिस्फेक्शन पहले ही मिल चुका है तो, और नहीं सेटिस्फेक्शन मिला है तो सामने वाले इंसान को और भी सवाल पूछेंगे। समझ आया। और एक बात और जान लो आप लोग, ऐसा इंटरव्यू सबका होता है जब शादी होती है दोनों आमने सामने बैठ करके बातचीत करनी पड़ती है भाई, मामले सुलझाने पड़ते हैं, क्योंकि भविष्य का मामला है ये, है ना। ये रिटर्न ऐसा है जो लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा, इसलिए सही से सवाल जवाब कर लेने चाहिए एक दूसरे से, है ना। तो ये इंटरव्यू सभी को फेस करना होता है एक समय। नहीं, अभी शर्माने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा इंटरव्यू है जो सबको फेस करना पड़ेगा। यहां पर आप देखते हैं कि कह रहे हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि बड़े अथवा विस्तृत क्षेत्र के लिए उचित नहीं है। क्यों? लाखों लोगों का इंटरव्यू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, परेशान हो जाओगे, खर्चा ज्यादा आएगा, है ना। इसलिए बड़े क्षेत्र के लिए बिल्कुल उचित नहीं है यह विधि। इस विधि में साधन, समय और खर्च ज्यादा होता है, इसीलिए सबका विवाह एक बार ही होता है आप लोगों ने तो अब तक सुना होगा कि शादी में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, लेकिन आज सच्चाई पता ही चल गया। इस विधि में लिख भी रहा है कि इस विधि में साधन, समय और पैसे अधिक खर्च होते हैं और मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है। सही से सवाल जवाब करने होते हैं, सही से सवाल नहीं पूछोगे तो आगे से जवाब सही नहीं मिलेगा, है ना। तो हर एक सवाल सही तरीके से पूछना भी जरूरी है, ताकि सामने वाला इंसान भड़क ना जाए। सोच समझ के सवाल करने पड़ते हैं, सोच समझ करके वो जवाब देने पड़ते हैं उनको भी, कि कहीं मेरे एक जवाब से सामने वाला ना, है ना, खफा हो जाए। इसलिए इस वाली विधि में रिस्क है भैया, थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ी सी जोखिम है ना। तो बहुत सतर्कता के साथ लोग जाते हैं। चलिए यहां पर आते हैं, यानी कि यह विधि सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, इसके कारण बड़े क्षेत्र के लिए गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। तो बड़े क्षेत्र में यह विधि काम नहीं करेगा, और काम अगर लेना है इस विधि से बड़े क्षेत्र के लिए 1000, 10,000, 50,000 लोगों का इंटरव्यू कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। और अगर कर पाओगे तो भैया ज्यादा पैसा खर्चा होगा, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा जो हो मेहनत लगेगा। तो पहली विधि के अंदर सभी को क्लैरिटी हो चुकी है। एक बार जल्दी से बता दो आप लोग, क्या इस विधि में मजा आया या नहीं? पहली विधि तो डिफिनीशन दीजिए, इसलिए हमने यहां पर देखो, बहुत ही बढ़िया चलिए यहां पर हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहां पर देखो टू दी पॉइंट लिखा हुआ सारी बातों को। 3 दोष 3 गुण लिखना ही पड़ेगा, कहां उपयुक्त है कहां उपयुक्त नहीं है ये भी लिखना पड़ेगा, डिफिनेशन तो देना ही पड़ेगा। तो डिफिनेशन दीजिए, कहां के लिए मेथड उपयुक्त है वो लिख दीजिए, और फिर बता दीजिए कि इसका गुण क्या है, दोष क्या है। बस इतना ही सा काम करना है हर एक विधि के लिए। अब दूसरी विधि को समझते हैं, यह है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अब ये ज्यादा इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट
डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। आज तुम स्कूल गए कि नहीं गए? आज तुम स्कूल गए, अपने दोस्त से मिले, बातचीत किए, ये तो डायरेक्टली मिल गए ना। लेकिन आज तुम्हारा दोस्त स्कूल नहीं गया और उसके बारे में कोई जानकारी लेना है, तो उस दोस्त का भी एक अच्छा दोस्त होता है, उसी से पूछ लेते हैं। ऐसा ही कुछ यहां पर मेथड है कि देखिए ये 5 बच्चे हैं हमारे स्कूल के, हमारे क्लास के, है ना। ये 5, पिंकी किन्हीं का नाम है क्या यहाँ पर? नहीं ना। हाँ, ये पिंकी, ये राजू, ये सोनू, है ना, सबका नाम लिख देता हूं मैं। ये पिंक, मोनू, और परफॉर्मेंस स्कूल में अलग अलग आता है। ये यहां पर जितने भी 5 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सबके परफॉर्मेंस अलग अलग हैं। इन भाई साहब को आप मत देखो ऐसे विराट कोहली की तरह लग रहा है, लेकिन बहुत ही शैतान बच्चा है। पूरे स्कूल में सबसे कम नंबर इसी के आते हैं, मात्र 33 नंबर 100 नंबर में से, ठीक है। इस पूरे ग्रुप का सबसे टॉपर बच्चा ये रहा, है ना, जिनके 95 स्कोर आ जाते हैं 100 में से, समझ रहे हो। तो मोनू बहुत अच्छा है पढ़ने लिखने में और उसका असर उसके भाई के ऊपर भी है, लेकिन चूंकि ये इन दोनों के पास रहता है इसलिए इसके भी परफॉर्मेंस थोड़े से खराब हैं, मतलब बहुत ज्यादा अंक नहीं आते इसके भी, समझ रहे हो। 40-45 नंबर लाता है ये भी 100 नंबर में से। पिंकी पढ़ाई लिखाई में ठीक है, बहुत अच्छी है, तो इनके भी नंबर बहुत अच्छे आते हैं, आप ये मान करके चलिए। अब हमें जानना है किसके बारे में, इसके बारे में, टुग्गो के बारे में। ये बच्चा बिल्कुल गुमसुम सा रहता है, 80-85 अंक तो इसके भी आ जाते हैं, लेकिन लगता नहीं कि ये पढ़ता होगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, अब ध्यान देना यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, जल्दी से इधर समझो कि ये 5 बच्चों में से सबसे खराब रिजल्ट किसका है, इसका। अब मैं जानना चाहता हूं इसके बारे में कि भैया तुम्हारे रिजल्ट कम क्यों आते हैं, तो मैं किससे पूछूंगा, इसका जो करीबी होगा है ना, क्योंकि इससे जब पूछता हूं सही सही जवाब देता ही नहीं, इतना बदमाश बच्चा है। ये कहता नहीं सर जी सब में ठीक पढ़ाई लिखाई चल रही है, किसी में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पढ़ाते हो मुझे सब समझ में आ जाता है सर जी केवल ये मजे मजे में बात करता है, लेकिन काम मजे से नहीं करता, ये रिजल्ट बहुत खराब आते हैं और इसी के बारे में मुझे जानना है ताकि इसके रिजल्ट पर मैं काम कर सकूं। ये इतना शैतान बच्चा है, अपने बारे में सही जानकारी नहीं देता, इसलिए मैंने प्लान कर लिया कि सोनू से ही सवाल कर लिया जाए, क्योंकि सोनू इसके करीबी है, समझ आया, सोनू इसका करीबी है, और इसलिए मैं सोनू से सवाल करता हूं कि बताओ राजू की रिजल्ट कम क्यों आते हैं, तो कहता है सर मेरा भी उतना ही आता है। मैंने कहा वो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी सुधार हो जाएगा, लेकिन तुम सच्चाई बताओ ये सही ढंग से पढ़ता है या नहीं पढ़ता। सर पढ़ता है सर, पता नहीं रिजल्ट क्यों कम आते हैं। तो मैं जब भी इसके बारे में जानना चाहता हूं तो इसी से सवाल ना करके मैं इसके करीबी से सवाल कर रहा हूं, समझ आया। इसी मेथड का नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओरल नाम क्यों है, क्योंकि मैं इससे डायरेक्टली सवाल कर रहा हूं, किसके बारे में, इसके बारे में, समझ आ गया सभी को। हाँ, तो एक सामाजिक अनुसंधान की वह विधि है जिसमें कि किसी विशेष विषय, व्यक्ति या घटना से संबंधित जानकारी को सीधे उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों से बातचीत करके प्राप्त किया जाता है, समझ आ गया। एक ऐसी विधि जब मुझे किसी एक विषय पर जानना है, किसी एक घटना पर जानना है, किसी एक व्यक्ति के बारे में जानना है डिटेल में, तो हम डायरेक्टली उससे सवाल ना करके उससे संबंधित व्यक्ति को सवाल करते हैं और उसका जवाब हम प्राप्त कर लेते हैं। कैसा, जल्दी बताओ। मेथड का टाइप पहले समझ में आ गया कि कैसे टाइप का मेथड है। मेथड में हम सीधे सीधे तुमसे सवाल नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में हमें जानना तो जरूर है, लेकिन तुमसे सवाल नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त से सवाल कर रहे हैं, तुमको जो जानने पहचानने वाला है उससे सवाल कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। देखो इसको बोलते हैं, है ना, कि नजर रखा जा रहा है मुझ पर, है ना। तो बताइए पड़ोसियों के बारे में चुगली कौन करता है, पड़ोसियों के बारे में चुगली कौन करता है, बताओ जो उसके पड़ोस में रहते हैं तो हर करीबी का एक करीबी होता है भाई,
तो इससे मैंने सवाल पूछे, सही सही जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोनू से पूछ लिया, सोनू इसके बारे में जवाब दे रहा है मुझे। तो यहां पर हो गया है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कह रहे हैं कि ये पद्धति, पद्धति मतलब सिस्टम, पद्धति का मतलब क्या है, ये सिस्टम, सिस्टम गोपनीय, गोपनीय मतलब होता है जिसको प्राइवेसी बोलते हैं, है ना, गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगी होती है। मतलब हम इसको पता भी नहीं लगना देना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि किसी को कानों खबर नहीं लगना चाहिए, कानों कान खबर नहीं लगना चाहिए कि मैंने सोनू से कुछ सवाल किए हैं तो सोनू ही हमको जवाब देगा। अब सोनू जाकर के इसको ना बता दे, ये डर रहेगा मुझे हमेशा। लेकिन मैंने सोनू को समझा दिया कि सोनू देख, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के रिजल्ट अच्छे हों, इसीलिए मैं राजू के बारे में बहुत अच्छी जानकारी चाहता हूं। सोनू साफ साफ बता दो ये बच्चा सही से पढ़ाई लिखाई करता है या नहीं करता है। तो ऐसे ही यहां पर इसको बहला फुसला करके हम इससे राजू के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। समझ आया? तो इसलिए इस सिस्टम के अंदर में गोपनीय जानकारी रखना ज्यादा उपयोगी, मतलब गोपनीय जानकारी रखने के लिए विधि ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर सिस्टम पे सिस्टम। ओके, ठीक है। तो ये दूसरा सिस्टम था। तो इसका जो है वो कहां कहां उपयुक्तता है, कहां कहां के लिए ज्यादा अच्छा है। कह रहे हैं कि जब संबंधित सूचक, सूचक मतलब जानकारी देने वाला कौन था, सूचक कौन था, सूचक था सोनू। सूचक कौन था, सोनू, नाम ही लिख दिया ताकि आपको पता चलता रहे। तो जब संबंधित सूचक अपनी अनिभज्ञता, अपनी जानकारी, अपनी सूचना देने में असमर्थ रहते हैं, आप ये कह दो कि जैसे यहां पर राजू जो है, राजू अपनी जानकारी नहीं देना चाहता मुझसे, हमेशा गलत बोलता है, झूठ बोलता है, उसको अनिभज्ञता बोल सकते हैं। अब वो सूचना देने में असमर्थ है, तो वैसी स्थिति में वे सूचनाएं देने को तैयार नहीं होते हैं। तब इस स्थिति में हम मौखिक, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सामने वाला इंसान कोई है, वो आपको जवाब नहीं देना चाहता, तो उस समय आप ऐसे मेथड को लगा लीजिए कि उसके करीबी से उसके बारे में सवाल कर लीजिए, है ना। कह रहे कि जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, मान लो तुम्हारे गांव के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो तुम अपने गांव के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी रखते हैं, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा गांव कैसा है, कितने लोग रहते हैं, कितने लोग अभी क्लास 10th में हैं, कितने लोग अभी क्लास 11th में हैं, कितने लोग 12th में, तुम्हें बहुत अच्छे से जानकारी होगा, है ना। हम जानना चाहते हैं तुम्हारे गांव के बारे में, तो हर एक व्यक्ति से सवाल ना करके केवल तुम ही से सवाल कर लिए, पूरे गांव के बारे में जानकारी दे दी है तुमने, हमने, तो तुमने हमें क्या दिया, जानकारी पूरे गांव के बारे में, समझो। तो इसलिए ये बड़े क्षेत्रों पर अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति से मिलना यहां जरूरी नहीं है। कह रहे हैं कि जब सूचक के बारे में गुप्त या फिर संवेदनशील सूचना प्राप्त करनी हो, संवेदनशील का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें जो कि बगल वाले को भनक भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। जैसे कई बार किसी के घर पे छापे पड़ जाते हैं, तो बात बिल्कुल सुरक्षित रखा जाता है ताकि बाद में इस व्यक्ति का बदनामी ना हो पूरे समाज के अंदर में, ठीक है। छापा पड़ गया तो पड़ गया, क्या ही करें, लेकिन उस चीज को सिक्योर फिर रखने की कोशिश की जाती है। जब ऐसी कोई घटना हो जाए जिसमें समाज को, अन्य व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बहुत बदनामी होती है, तो इसलिए वहां पर ऐसी सूचना को अपनाया जा सकता है। जैसे मान लो किसी को ऐसा रोग हो गया, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि भैया दुनिया में सबसे जो वो बेकार आदमी हम ही हैं, ऐसा रोग मुझे हो गया, बगल वाले जानेंगे तो क्या वो लोग सोचेंगे, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसी चीजों में जो वो ये विधि अपनाया जा सकता है। समझ गए होगे, समझ गए होगे। हाँ, यह भी देखो रीना ने लिखा हुआ है, सर जरूरी नहीं कि वो सही सही जानकारी दे। तो इसी की बात आगे करेंगे हम लोग, इसी की बात करेंगे आगे। यानी कि जब अनुसंधान की समस्या जटिल हो, जटिल मतलब होता है कॉम्प्लेक्स हो, जब सामने वाला इंसान किसी हर हाल में हमको जानकारी नहीं देना चाहता है, तब जैसे तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं ना, और तुम सही सही जानकारी नहीं दे रहे हो, पापा को डाउट आ गया तुम पर, तो उस समय वो जानते हैं कि तुम्हारा दोस्त कौन है तो उन्हें जो वो बेटा बेटा कह करके उनसे सवाल जवाब करके कुछ ना कुछ तो जानकारी मिल ही जाएगा, मोटा मोटी। हो सकता है कुछ वो गलत जवाब भी दे, है ना, क्योंकि तुम उसका दोस्त हो, तो तुम्हारा दोस्त आपके पापा को कैसे सही सही जवाब दे सकता है। हाँ, पापा को बता देना, पापा ऐसा एक मेथड है
है ना, मैं जवाब सही नहीं दे रहा हूं तो मेरे दोस्त से पूछ लीजिए। तो ये अगर कॉम्प्लेक्स मामला है, कुछ जटिल मामला है, तो वैसे में विशेषज्ञ की राय जरूरत पड़ जाती है इस मेथड के अंदर, क्योंकि सामने वाले इंसान को थोड़ा सा समझाना बुझाना पड़ता है कि देख भाई ऐसा मत कर, तो सही सही जानकारी दे मुझे, मैं इस जानकारी को बगल वाले लोगों तक भनक भी नहीं लगने दूंगा ठीक है, तो मुझे सही सही बता, है ना, क्या हुआ था कल, ऐसा कुछ, समझ गए। अब ये गुण क्या है, इसके दोष क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला गुण मेरिट की बात करें तो मेरिट इसका ये है कि मौखिक रूप से हम इसमें पूछ सकते हैं, सीधा सीधा सवाल जवाब करना है, बीच में कोई बैरियर नहीं है। तो यह विधि उपयुक्त तब होगा जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बड़े क्षेत्रों के लिए ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा लोगों की बारे में जानकारी चाहिए लेकिन एक इंसान आसानी से जानकारी दे सकता है, तो वहां पर यह विधि अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, यह वह विधि है जिसमें कि समय, साधन और मानव शक्ति के रूप में मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब होता है इकोनॉमिकल होना, सस्ता होना, चीप होना, सस्ता पड़ना। तो ये डेटा बहुत सस्ता है, क्योंकि हम तुम्हारे गांव की पूरी जानकारी चाहते हैं कि तुम्हारे गांव में अभी कितने बच्चे जो है 10th में हैं, कितने 11th में हैं, कितने 12th में हैं। लेकिन तुमने मुझे घर में बैठे बैठे जानकारी दे दिया, तो मुझे तुम्हारा गांव पूरा घूमना नहीं पड़ेगा, पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा, है ना, मेरा मेहनत बच जाएगा। तो ये विधि वहां पर अपना सकते हैं। तो सस्ता है ये विधि, सस्ता है मतलब मितव्ययी बोल सकते हैं इसको आप। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से अपेक्षाकृत मुक्त होती है, क्योंकि सूचना उन व्यक्तियों से जुटाए जाते हैं जो कि स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, यानी कि परिचित होते हैं। मैंने किससे सवाल किया था? सोनू से। किसके बारे में? राजू के बारे में। तो यहां पर ये व्यक्ति एक परिचित व्यक्ति एक दूसरे का, है ना। नेक्स्ट देखोगे, इस विधि के तहत एक अनुसंधानकर्ता विशेषज्ञों की राय ले सकता है, चूंकि जब कोई कॉम्प्लेक्स मामला होगा, चूंकि बड़ा क्षेत्र का सर्वेक्षण करना है, तो उस दौरान ये मेथड थोड़ा सा यहां पर स्पेशलिस्ट चाहता है, मतलब एक खास ऐसा इंसान जो उसके बारे में अच्छी जानकारी रखे। इसकी डिमेरिट की बात करें तो कह रहे कि परिणाम त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि अभी लिखा हुआ था, रीना ने लिखा हुआ था भाई कि सर गलत जानकारी भी तो दे सकता है। ये सोनू राजू का दोस्त है और राजू तो पहले ही बदमाश है, तो उसका दोस्त सोनू भी बदमाश ही होगा। देख रहे हो इसकी शकल पर मुस्कान, मासूम चेहरा। हाँ, सोनू का देखो मासूम चेहरा, कितनी ठाट बाट से खड़ा है तो ये कह रहा है भाई देख, मैं जानकारी तो दूंगा सर, लेकिन मैं भी उसका दोस्त हूं, गद्दारी करबे नहीं करबे। तो ये कहता है कि गद्दारी नहीं करेंगे सर, अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करेंगे हम। तो इसलिए ये जानकारी तो देता है, लेकिन कुछ जानकारी सही देता है, कुछ जानकारी ये गलत भी दे सकता है हमें है ना। ओके, यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है क्या? तो परिणाम त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, क्योंकि सूचना अन्य व्यक्तियों से प्राप्त की जाती है जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित भी नहीं है उस मामले में। मतलब हम डायरेक्टली इसका सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इससे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इसका सवाल नहीं है, वो सवाल इसका है इसके बारे में इससे सवाल कर रहे हैं। तो इस व्यक्ति से तो डायरेक्टली हमारा सवाल रिलेटेड नहीं है, सवाल किसका है? इस व्यक्ति के लिए है, इस बच्चे के लिए है। क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़े। दूसरी विधि देखोगे, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की तुलना में, यानी कि जो पहला मेथड देखे थे उसकी तुलना में आंकड़ों की शुद्धता की श्रेणी में अपेक्षाकृत कम शुद्धता होती है, इसके अंदर कम विश्वसनीय भी होती है, क्योंकि इस पर हम पूरा पूरा भरोसा नहीं कर सकते। बच्चा मासूम है लेकिन गलत जवाब भी दे सकता हमको। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूचना प्रदान करने वाला साक्षी, साक्षी मतलब जो विटनेस जिसको बोलते हैं, तो सूचना देने वाला व्यक्ति, सूचना प्रदान करने वाला व्यक्ति पक्षपात पूर्ण भी हो सकता है। कह सकता है नहीं सर, मेरा दोस्त के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, पोल खुलवाने की बात कर रहे हैं, तो उसका पोल खोलेंगे तो मेरा भी पोल खुल सकता है, ठीक है, इसलिए मैं सही सही जानकारी नहीं दूंगा। तो इसलिए इस बच्चे ने इसके बारे में जानकारी तो दिया, लेकिन सही सही जानकारी उतना अच्छे से नहीं दिया। पक्षपाती भी हो जाता है कई बार ये, जब अपना दोस्त के बारे में याद आता है, कहता है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे ऐसा कुछ ये बोल रहा है भाई अपने दोस्त के लिए। कह रहे कि विभिन्न व्यक्तियों से एकत्रित सूचना समरूप या तुलनात्मक नहीं हो सकती। अगर इसके बारे में
हम इन सभी से सवाल करेंगे अलग अलग तरीके से, तो सभी लोग थोड़ा बहुत अलग अलग जवाब देगा, है ना, क्योंकि ये सब पढ़ने वाले हैं एक ही क्लास में। और ये लोग इससे सवाल पूछे, हमको संतुष्टि नहीं लगा तो इससे पूछ लिए, संतुष्टि नहीं लगा तो इससे भी पूछ लिए, संतुष्टि नहीं लगा हमको तो इससे भी पूछ लिए। लेकिन हम पूछ के इसके बारे में रहे हैं, इसके बारे में हमने इन चारों बच्चों से पूछ लिया, इन तीनों से और इससे भी। किसके बारे में? इसके बारे में। इसलिए यहां पर ये डेटा गलत भी आ सकता है, सही भी आ सकता है। कोई कोई सही जवाब देगा, कोई कोई गलत जवाब देगा। तो ज्यादा लोगों से पूछो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अलग अलग बच्चों से पूछोगे अलग अलग जवाब आएंगे थोड़े बहुत, लेकिन कुछ तो बात कॉमन आएगा। जो बात कॉमन आएगा उसी पर ज्यादा भरोसा करने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की रुचि न होने पर एकत्र सूचना अविश्वसनीय या फिर अनिश्चित हो सकती है। अगर मान लो ये ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ना, कि नहीं सर आपके सवाल के जवाब पर हम ज्यादा, आपके सवालों से हम ज्यादा जो वो इंटरेस्टेड नहीं है, आपके सवाल का सही जवाब हम तो नहीं दे पाएंगे, जल्दी जल्दी पूछिए, है ना। और जल्दी पूछने के चक्कर में ये गलत जवाब दे दिया हमको। आप लोग कभी कभार ऐसे किए हो? जल्दी बताओ। येलो टी शर्ट वाला का एटीट्यूड दिख रहा है सर, ये इस बच्चे का, ये बहुत बच्चा मासूम है लेकिन कॉन्फिडेंट है अपने जवाब पर। क्या कह रही हैं? सर आप टीचर कैसे बन गए, आपको तो सिंगर होना चाहिए था। ये क्या बात हुई? तो फिर तुम ऐसा चैट किन को लिखते हैं? ये चैट किन्हीं और को लिखते फिर तुम? नहीं दिखता कुछ चीजें। नेक्स्ट देख लो, अब हम लोग इसमें कुछ सावधानियां बरतेंगे। क्या सावधानी बरतेंगे? सबसे पहले सावधानी ये हमें रखना पड़ेगा कि सूचना प्रदान करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट देख लो, अब हम लोग इसमें कुछ सावधानियां बरतेंगे। क्या सावधानी बरतेंगे? सबसे पहले सावधानी ये हमें रखना पड़ेगा कि सूचना प्रदान करने वाला व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो। तो हमने इसीलिए यहां पर ज्यादा बच्चों को दिखाया आपको, ताकि मैं आपको एग्जाम्पल दे सकूं यहां पर कि भैया अगर मुझे लगा डाउट कि सोनू सही सही जवाब नहीं दे रहा है ना, थोड़ा बहुत भी डाउट आएगा, तो हम इस पद्धति में ज्यादा लोगों को शामिल कर लेंगे, तो बहुत हद तक चांसेस है कि सही सही जानकारी हमारे पास कलेक्ट होकर के आ जाए। ठीक है, कुछ तो उपाय तलाशना पड़ेगा। सोनू ने जवाब सही नहीं दिया, कोई बात नहीं, उसके भाई से पूछ लेते हैं, मोनू से। मोनू ने जवाब सही नहीं दिया, टुग्गू से पूछ लेते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 बच्चों को दिखाया था। इन 5 बच्चों के नाम आपको जो है यहाँ पर दिखा दिया था मैंने शुरुआत में, है ना। पिंकी, राजू, सोनू, मोनू, टुग्गू, ये 5 बच्चे थे, है ना। तो मैंने सोनू से पहले जवाब मांगा था इसके बारे में। अगर सोनू से जवाब मुझे मिला लेकिन थोड़ा बहुत लगा कि ये बच्चा गलत जवाब दे रहा है, तो मैंने इन बच्चों से भी सवाल कर लिए और पिंकी से भी सवाल कर लिया। तो ज्यादातर चांसेस है कि सही सही जानकारी हमें मिल जाए। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पर सावधानी रखना पड़ेगा, यानी कि जब भी ऐसी मेथड अपनाए तो ज्यादा लोगों को शामिल कर लीजिए एक किसी व्यक्ति के बारे में सही जानकारी एकत्र करने के लिए। कि सूचना प्राप्त करने वालों में, सूचना प्रदान करने वालों में से केवल उन्हीं व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए जिनके पास प्रस्तावित अनुसंधान के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। अब चूंकि ये 5 आपस में दोस्त हैं, तो इसलिए एक दूसरे के बारे में अच्छी जानकारी होगी, इसलिए पूछ लिए। अब किसी तीसरे बंदे, किसी और भी इंसान से पूछते, किसी और बच्चे से पूछते, और इसके बारे में जानता भी नहीं है वो, है ना, राजू के बारे में, तो क्या सही जानकारी देगा? वो गलत जानकारी भी देगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चयन करना चाहिए जिसके जो अच्छे से जानता हो। अनुसंधानकर्ता को सूचना प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रदान कराई गई सूचना पर ना तो पूर्णतः विश्वास करना चाहिए और ना ही अविश्वास, क्योंकि वो सही भी जवाब हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा उस दौरान, कि सही दे रहा है तब भी मान लो, गलत दे रहा है तो भी मान लो, क्योंकि जबरदस्ती क्या ही उनसे ज्यादा सही जवाब की अपेक्षा करोगे। एक बार अगर कोई गलत बोल दिया तो गलत ही बोल दिया, वो समझो। तो इंटरेस्टेड रहेगा तभी जानकारी आपको दे पाएगा। शुद्धता की जांच प्रणाली को बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गलत जानकारी आपके पास ना आ जाए, नहीं तो गलत निष्कर्ष निकल जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साक्षात्कारकर्ता यानी कि इंटरव्यू करने वाला व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में विषयगत ना हो। ऐसा नहीं कुछ कुछ, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो बच्चे को लगा कि ये तो सर उसके बारे में जरूर पूछ रहे हैं लेकिन इशारा मेरी तरफ भी है ना।
सोनू कह रहा है सर आप राजू के बारे में जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन राजू उस घटना में शामिल था ना, उस घटना में मैं भी शामिल था, है ना, तो दोनों की हरकतें एक जैसी है, तो ऐसे में वो जवाब सही नहीं देगा आपको। और साक्षी एक विशेष दृष्टिकोण के प्रति या फिर विरुद्ध भी हो सकता है, या फिर पक्षपाती नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, बट ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब सही जानकारी दे भी सकता है, गलत जानकारी भी दे सकता है। चलिए, तो ये सब सावधानियां रखनी चाहिए हमें इस विधि को अप्लाई करते समय। अब यहां पर आ रहा है तीसरा मेथड। देवी प्रसाद जी घर पे है क्या? ये कहते हैं देवी प्रसाद मंदिर में मिलती है, देवी की प्रसाद यहां नहीं मिलती। ये देखा आप लोगों ने? ये देखा है? नहीं? देवी प्रसाद जी घर पर हैं? इनका जवाब आता है देवी प्रसाद जी घर पर नहीं है। क्या देवी प्रसाद नहीं है? हाँ तो वो तो चल बसे, कब चल बसे। ऐसे ही कुछ यहाँ पर जो बताया जाता है, मतलब फोन कॉल पर भी हम लोग कई लोगों को मिसलीड कर देते हैं, गलत जानकारियां दे देते हैं, तो बहुत हद तक चांसेस है कि सही जानकारी भी निकल जाए। लेकिन यहां पर इस मेथड का नाम क्या है? टेलीफोनिक साक्षात्कार विधि, टेलीफोन मेथड, टेलीफोन इंटरव्यू मेथड आप बोल सकते हैं। कह रहे कि टेलीफोन साक्षात्कार विधि के अंतर्गत साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार द्वारा आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। मतलब किसी को फोन किए, फोन करके उसको पूछ रहे हैं आपका नाम, पूरा नाम बताइए जरा, आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है, सारी जानकारी हमने नोट कर लिया, है ना। तो इस मेथड के अंदर यही होता है। समझ नहीं आ रहा है? जल्दी बताना, इस मेथड को आप समझ पाए या नहीं, इस विधि को आप समझ पाए या नहीं। जैसे मैं अभी विजय सर को कॉल लगा रहा हूं, और कॉल लगा करके अगर ये जानकारी मांग लूं, सर आपकी सैलरी कितनी है, आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, नहीं शादी नहीं हुई तो बच्चे कहां से होंगे। ये जो तरीका होता है फोन कॉल पर जानकारी मांगने का, ये तरीका होता है ना, ये तरीका होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। मतलब टेलीफोन पर ही सारी बातचीत चल रही है, सारी जानकारी को एकत्र किया जा रहा है। समझ गए कि नहीं? और इन कोई भी सवाल में अगर सामने वाले इंसान को इंटरेस्ट ना हो, बताने में रुचि ना हो, तो वो जानकारी नहीं देगा आपको। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, तो टेलीफोन मेथड के अंदर यही होता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ये उपयुक्त कहां के लिए होगा, कहां के लिए सूटेबल होगा? जब जवाब देने वाले व्यक्ति के पास टेलीफोन की सुविधा हो। पता चल रहा है उसके पास फोन ही नहीं है, हम तो 5G में आ गए, लेकिन उनके पास 2G का फोन भी नहीं है, तो फिर कैसे इंटरव्यू हो पाएगा? मुश्किल है, असंभव है, तो वहां के लिए उपयुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सामने वाले इंसान के पास भी फोन है ना, मोबाइल है, तो वहां से आप बातचीत कर सकते हो। तो उपयुक्त कहां के लिए है? जिनके पास टेलीफोन की सुविधा होगी। जब अपेक्षाकृत यानी कि तुलनात्मक रूप से कम समय में आंकड़े को एकत्र करना हो। अपेक्षाकृत का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से। तो जब तुलनात्मक रूप से, समझ रहे हैं, मतलब अपेक्षाकृत की जगह पर आप लिख सकते हैं तुलनात्मक रूप से। तो जब तुलनात्मक रूप से समय कम हो, तो ऐसे में डेटा कलेक्शन करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। हमारे पास मात्र 2 मिनट का समय है, 5 मिनट का समय है, तो सामने हमारे पास किसी व्यक्ति का नंबर था, हमने डायल किया, सामने वाले इंसान को लगाया फोन, बातचीत हो गई, 2 मिनट में जानकारी हासिल कर लिया। तो जो कोई दूर बैठा इंसान है ना, उससे बातचीत करके ही डेटा कलेक्ट हो गया, हमको वहां तक जाना नहीं पड़ा, आने जाने का किराया बच गया, मेहनत बच गया अपना। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें बचत हो जाती है अगर सामने वाले इंसान के पास टेलीफोन हो और आपके वो प्रश्न का सही सही जवाब देने के लिए तैयार भी हो। तो सोचो कितना बड़ा काम हो गया हमारा, है ना। तो यही है टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। इसके गुण क्या है? सबसे पहले मेरिट यह है कि इस विधि के अंतर्गत हम बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोग इसका कर सकते हैं, और वहां के लिए ज्यादा ये उपयुक्त भी हो पाएगा, पहले ही हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा कह रहे हैं कि यह विधि तुलनात्मक रूप से सस्ती है। क्यों? अभी तो 1 महीने का रिचार्ज करवा सकते हैं, देखो, है ना, 1 महीने का रिचार्ज करवा लिया और पूरे 1 महीने में कितना सारा डेटा एकत्र कर सकते हैं,
सबसे 2-5 मिनट 10 मिनट बातचीत करके सोचो तो पूरा डेटा कलेक्शन किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो ये तरीका बहुत फास्ट है यानी कि, तो यह विधि तुलनात्मक रूप से सस्ती है क्योंकि इसमें कम समय, कम साधन और कम मेहनत की हमें आवश्यकता होती है। एक और गुण बता दीजिए कि प्रश्नों को स्पष्ट करते हुए उत्तरदाता की सहायता करना संभव हो पाता है। अगर सामने वाला इंसान नहीं समझ पाया है ना, सामने वाला इंसान नहीं समझ पाया तो हम उसको दोबारा से बता सकते हैं कि भैया मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा कहने का मतलब ये था, मैं उसको समझा सकता हूं सामने वाले इंसान को। तो टेलीफोनिक मेथड ज्यादा उपयोगी यहां पर हो जाएगा। कह रहे कि इसके दोष क्या हैं, डिमेरिट क्या हैं? कह रहे कि यह विधि उन लोगों के लिए संभव नहीं है। यह विधि उन लोगों के लिए संभव नहीं है जिनके पास तो मोबाइल ही नहीं है। अब उनसे बातचीत कैसे करोगे, है ना? तो इसलिए यहां पर यह उपयुक्त नहीं हो पाता अगर सामने वाले इंसान के पास फोन नहीं है। टेलीफोन साक्षात्कार विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, जहां पर टेलीफोन के नेटवर्क सही नहीं है। अभी भी भारत के किसी किसी गांव में नेटवर्क बहुत खराब है, मतलब बातचीत करने के लिए अगर आप सोचते हो तो आसानी से बातचीत नहीं हो पाएगा, आवाज कट कट करके आएगा, क्लियर नहीं आ पाएगा, है ना? ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी कॉल ही नहीं कनेक्ट हो पाता है। तो नेटवर्क वीक होने की वजह से, नेटवर्क एरिया जो है वो ठीक नहीं होता, तो उस वजह से भी आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग समझते हैं चौथी विधि को। इस विधि का नाम क्या है? इस विधि का नाम है, बहुत फेमस है आपके सवाल के लिए, बहुत आपके बोर्ड पेपर में यही मेथड बहुत ज्यादा बार रिपीट किया हुआ है, बहुत ज्यादा बार। डाक प्रश्नावली विधि, जिसको बोलते हैं मेल क्वेश्चन या फिर क्वेश्चनरी मेथड। अब इसमें होता क्या है, इतना आसान विधि है ये बड़े क्षेत्रों पर अप्लाई किया जा सकता है। होता क्या है समझिए, एक यहां पर क्वेश्चन का लिस्ट बना लिया गया। आप देख रहे होगे कि यहां पर क्वेश्चन पूरे बने हुए हैं, जिसमें पूछ रहा है यहां पर नाम लिखिए, आयु आपकी कितनी है, अपना पूरा एड्रेस लिखिए, लिंग यानी कि आप पुरुष हैं या महिला हैं, फोन नंबर दे दीजिए, आवास का पूरा एड्रेस दे दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल का नंबर लिख सकते हैं। उसके अलावा देखो मासिक आमदनी कितनी है, 10,000 से कम, 15,000 से अधिक, 20,000 से कम, 10,000 से अधिक, 15,000 से कम या 20,000 से अधिक। तो इस प्रकार से मंथली इनकम पूछ रहा है। आमतौर पर आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, मुगलई, चीनी या फिर इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना? फास्ट फूड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जानकारी एकत्र करना है किसी एक व्यक्ति के बारे में, ठीक है? तो उसके लिए पहले ही एक क्वेश्चन, कुछ लिमिटेड सा क्वेश्चन रहता है इसमें, 10, 12, 15, 20, 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं सेट करना होता है ताकि सामने वाला इंसान बोर ना हो, है ना? अब ज्यादा क्वेश्चन सामने वाले इंसान से पूछोगे तो वो अपना टाइम देकर के तुम्हारा ये जवाब नहीं देने की इंटरेस्टेड रहेगा। इसलिए क्वेश्चनरीज मेथड में कुछ लिमिटेड सा क्वेश्चन दे करके हम सामने वाले इंसान से उनका जवाब मांग लेते हैं। तो यही होता है एक ऐसा मेथड जिसमें कि एक बार क्वेश्चन लिख दिया, उसको प्रिंट करवा दिया और जितने लोगों से डेटा कलेक्ट करने हैं सबके बीच में बंटवा दिया ये सेम क्वेश्चन का पेपर। अब क्वेश्चन के पेपर हमने बंटवा दिए, उसमें एड्रेस अपना लिख दिया था कि हमें इस एड्रेस पर वापस भेज दीजिएगा, ठीक है? एक उसमें पत्र भी डाल देते हैं, एक पेपर डाल देते हैं, मतलब एक लेटर डाल देते हैं कि भैया देखो ये मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं साधारण जानकारी के लिए, इससे हम कुछ नया निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, आप मेरा सहयोग कीजिए और अगर ये काम आप करते हो तो मैं आपके लिए शुक्रगुजार रहूंगा। इस तरह का कोई भी एक चिट्ठी लिख रहे हैं और सामने वाले इंसान को दे दिए, सामने वाले इंसान इसको खोल करके पढ़ेगा, देखेगा और आपके सवालों का जवाब दे देगा। तो इस तरीके से जो है इस मेथड को अपनाया जाता है। कह रहे कि डाक प्रश्नावली विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्नावली बनाता है, एक पूरा सूची तैयार कर लेता है, लिस्ट बना लेता है प्रश्नों का। इसे उत्तरदाताओं को एक प्रार्थना पत्र के साथ यानी कि कवरिंग लेटर के साथ जो है भेज देता है। जैसे कि मैंने कहा एक रिक्वेस्ट लेटर होता है कि भैया देखो मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजे हैं इसके सही सभी जवाब आप मुझे दे देना, मैं किसी उद्देश्य के लिए आपको दिया हूं, आपकी सूचनाओं को बिल्कुल सिक्योर रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको आश्वासन देकर के बता देते हैं सारी बातें लेटर के माध्यम से, तो हमें जवाब मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो प्रश्नावली में होता क्या है कि अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, उत्तर लिखने के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जाते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर नाम लिखा हुआ, आयु, पता, है ना, बाकी ब्लैंक छोड़ा हुआ है, महिला है या पुरुष है तो टिक लगाने के लिए ऑप्शन छोड़ दिया है। तो इस तरीके से हर जगह पर ऑप्शंस दिए हुए या फिर स्पेस रख दिया गया है। दूसरी चीज देखिए, सामान्यतः प्रश्नावली को डाक विधि के द्वारा या फिर डाक के माध्यम से इसको भेजने हेतु
स्वयं के पते या फिर डाक टिकट के साथ इसको लगा दिया जाता है या फिर चिपका दिया जाता है, कह लो लिफाफा भी दे दिया जाता है ताकि सामने वाले इंसान का कोई खर्चा ना आए लिफाफे के अंदर, क्योंकि लिफाफा खरीदने जाएगा दुकान में तो कुछ पैसे लग जाएंगे उसके, तो हो सकता है कि आपको वो जवाब ना दे सही तरीके से, तो हम ही पहले उसको एक लिफाफा भी दे रहे हैं एक्स्ट्रा और उसमें लेटर भी लिख रहे हैं प्लस में क्वेश्चन भी दे रहे हैं। मतलब 3 बातें हैं। पहली बात क्या है, पूरा पूरा एक क्वेश्चन बना लिया हमने, जिस क्षेत्र से हमें सवाल जवाब करने हैं इस पूरे सवाल जवाब के बारे में सही सही जानकारी हमने दे दिया है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एक कवरिंग लेटर लिख रहे हैं जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया सही सही जवाब दे दीजिएगा, हम एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसे सवाल के जवाब मांग रहे हैं। सामने वाला इंसान पढ़ेगा, जवाब देगा आपको, आप इससे डेटा कलेक्शन कर सकते हो। लेकिन इसके साथ में एक एक्स्ट्रा लिफाफा भेजते हैं और उस लिफाफे में भी आपका एड्रेस दिया होता है ताकि वो जवाब आपके एड्रेस पर वापस मिल सके। तो इस तरीके से पूरा पूरा रहता है। उत्तरदाताओं को ये हम आश्वस्त करते हैं कि भैया जो भी आप जानकारी दे रहे हैं ना, उस सूचना को बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा, आपके और मेरे अलावा किसी और को पता नहीं चलेगा। समझ पाए? समझ पाए? मम्मी बोली है पढ़ लेने के लिए और आपस में चैट किए जा रहे हो। सर चैप्टर 2 है या अगला? शुरुआत से कहां थे आप चेतन? चैप्टर 2 ही है। परिचय चैप्टर पहला पढ़े थे, ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का लेक्चर 2 है। चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का लेक्चर 2, और भी चैप्टर 2 चलता रहेगा अभी। ठीक है। हिंदी क्लास कब? देखिए जो ऑप्शन है पूरे मतलब सही तरीके से आगे बढ़े। तो अब यहां पर उपयुक्तता की बातें कर लेते हैं, कहां कहां के लिए उपयुक्त है, कहां कहां के लिए अनिवार्य, मतलब सही तरीके से लागू हो सकता है। तो जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा है तो क्वेश्चन एक बना लीजिए, पूरे क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए क्वेश्चन को, जवाब मिल जाएगा तुरंत, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो बड़े क्षेत्र के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है डाक प्रश्नावली विधि, यानी कि जब उत्तरदाता साक्षर हो, साक्षर हो मतलब पढ़ा लिखा हो। ठीक है, साक्षर होने का मतलब क्या है? पढ़ा लिखा हो। ठीक है, सामने वाला इंसान पढ़ा लिखा हो। ठीक है, तो उस वक्त भी आपका ये बिल्कुल सूटेबल हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रश्न का सही जब तक वो पढ़ नहीं पाएगा तब तक आपको जवाब कैसे देगा। तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, तभी ये मेथड काम करेगा वहां पर। और अनुसंधान में उनके सहयोग की आशा हो, आप उससे आशा रख सकते हैं कि हाँ वो सही से जवाब दे देगा हमको, तभी ये मेथड ज़्यादा सूटेबल है, नहीं तो फिर ये बेकार ऐसा है। क्योंकि गाँव में ऐसा होता है, कई बार मैंने देखे हैं, मेरी दादी को पढ़ना नहीं आता था, अब तो नहीं रही, तो एक कुछ ऐसा आया था, मैं नहीं, हाँ मुझे याद आ गया बिल्कुल, वो जो बैंक में खाता खुलवाते हैं ना, वो फॉर्म था, तो मैं नहीं था उस वक्त, पढ़ाई के लिए मैं बाहर था, तो घर पर जिस दिन गया 2 महीने बाद और 2 महीने पहले से ही घर पर वो कागज रखा हुआ था नया अकाउंट खुलवाने के लिए। दादी जी का पेंशन आता है ना, वृद्धा पेंशन, तो उसके लिए जो है एक अकाउंट फॉर्म रखा हुआ था। मैंने पूछा कि पेंशन चालू हो गया कि अभी बस चालू होने हैं? नहीं फॉर्म दिया था बैंक में, ला करके रखे हैं। तो कहे दिखाओ, निकाल करके देख, प्लास्टिक में रखा हुआ था। भाई अभी तक रखा हुआ है, इसमें तो कुछ भरा ही नहीं है, इसको जमा भी करने पड़ेंगे, फिर अकाउंट खुलेगा, फिर सारी चीजें आएगी आगे। तो ऐसे होते हैं, मतलब आप अगर जानकार नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो उस वक्त ये डाक प्रश्नावली विधि काम नहीं आता है। ठीक है, हाँ मेरी दादी को भी नहीं पढ़ना आता था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। अब देखिए डाक प्रश्नावली विधि के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या गुण हैं। तो इसके गुण क्या है कि इस विधि को बहुत बड़े क्षेत्र पर अप्लाई किया जा सकता है, पहली बात तो यही है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी ले जाकर के आप इसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं, जहां पर, है ना, हम हमेशा कहते हैं जहां गांव में पहले चिट्ठियां पहुंच जाया करती थी, आज वहां की नेटवर्क भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। तो ये मैंने बार बार कहा है आपसे कि दूर दराज के क्षेत्र तक भी ये पहुंच सकती है, ये अकेली विधि है भैया, इसमें नेटवर्क नहीं चाहिए। है ना, सीधा पोस्ट मार दीजिए, है ना, पोस्ट स्टाम्प लगा करके भेज दीजिए, एड्रेस अपना पता पूरा डाल दीजिए, क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे। कह रहे हैं कि यह विधि मितव्ययी है, यानी कि सस्ता है, इकोनॉमिकल है, चिप है, क्योंकि इसमें
कम समय, कम साधन और कम मेहनत की आवश्यकता होती है। ये आंकड़े बहुत अधिक सटीक जानकारी दे सकता है, क्योंकि सीधा हमने तो उसी व्यक्ति को दिया है ना ये पेपर, जिस व्यक्ति से मुझे डेटा कलेक्ट करना है, तो ओरिजिनल होता है, क्योंकि उत्तरदाता यानी कि रिस्पोंडेंट आंकड़ों के संग्रहण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं। और चौथा जो है वो आपको गुण ये कह रहे हैं कि उत्तरदाता द्वारा प्रत्येक प्रश्न का अपने स्वयं के तरीके से अर्थ निकाला जाता है। वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ करके समझते हैं। अब पूछ रहे हैं कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं, तो सामने वाला व्यक्ति पढ़ेगा, समझेगा, अपना अर्थ निकालेगा, फिर इसका जवाब देगा हमें। तो ये तरीका रहता है। क्योंकि यह अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कोई गलत डेटा आने के चांसेस नहीं रहते। क्योंकि यह विधि संवेदनशील प्रश्नों के लिए उपयुक्त है। संवेदनशील मतलब कुछ ऐसे प्रश्न है, मान लीजिए हम रोग के बारे में पता लगाना चाहते हैं। अब कुछ लोगों को ऐसे रोग हो जाते हैं जिसको बोलते हैं कि गुप्त रोग है ना, वो सही जानकारी, आपको सटीक जानकारी नहीं देते, हाँ छुपाना चाहते हैं, बगल वाले को पता तक नहीं बताना चाहते, डॉक्टर्स को भी नहीं बताना चाहते। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप किसी को लिख करके बता दे रहे हो, ना जुबान से बता रहे हो, ना फोन कॉल करके बता रहे हो, ना वीडियो कॉल करके बता रहे हो, बल्कि सीधा सीधा पेपर पर जवाब आया, लिख दिए, बस सामने वाले इंसान तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच भी गई। तो डेटा कलेक्शन का ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो गोपनीयता रखा जा सकता है। वही यहां पर कह रहा है कि किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। देखो जया वीरू दोनों दोस्ती में यहां पर ऐसे चल रहे हैं कि भाई निकल चलते हैं यहां से, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। ये दोनों जेल में हैं और भागने के विचार में हैं। ठीक है, और वही कह रहे हैं कि किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मेथड का दोष देख लेते हैं। दोष क्या है, डिमेरिट क्या है। सारे मेथड समाप्त हो गए हैं आपके। ठीक है, और 5 में से तो हम लोग यहां पर 4 मेथड कवर कर चुके हैं। जो एक मेथड रहेगा अगली क्लास में आ जाएगा। तो डाक प्रश्नावली विधि के दोष क्या है, कह रहे हैं कि यह विधि तब प्रयोग की जा सकती है जब उत्तरदाता शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, तभी यूज कर सकते हैं इस मेथड का, डाक प्रश्नावली विधि का। कह रहे कि इस विधि के अंतर्गत आंकड़ों को शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि दोबारा से चेक नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक बार वो कागज आपके पास जमा होकर के आ गया, आपने डेटा को देख लिया, तो जो मिला वही मिला, उसको सटीक जानकारी आप पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि सामने वाले इंसान ने अगर एक बार गलत जानकारी दे दिया तो दे दिया, है ना। वेरीफाई करने की कोई दूसरे चांसेस नहीं है आपके पास। क्योंकि कुछ उत्तरदाता प्रश्नावली को भरने में लापरवाह हो सकते हैं जब ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत ही अधिक हो। मैंने क्या कहा, कुछ उत्तरदाता प्रश्नावली को भरने में लापरवाह हो सकते हैं जब ऐसे व्यक्ति की संख्या बहुत ही अधिक हो, तो आंकड़ा गलत मिलेगा आपको, है ना। ज्यादातर लोग सही जवाब दे ही नहीं रहे आपको, तो ऐसे में कुछ लोग प्रश्न का जवाब देकर के भेजते ही नहीं वापस हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं, जैसे हमने आपको कहा कि दादी जी हमारी जो फॉर्म रखी हुई थी, है ना, पिछले 2 महीने से, तो उसका सही जवाब आपको भरना नहीं आ रहा है, या फिर आप क्वेश्चन को पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो लापरवाह हो सकते हैं एक तरीके का। तो उस समय भी आप डेटा देते नहीं है सामने वाले इंसान को, तो निष्कर्ष भी नहीं निकाल पाते हैं आप सही तरीके से, असंभव हो जाता है फिर ये बातें। क्योंकि यह हो सकता है कि उत्तरदाता प्रश्नों का सही अर्थ ना समझ सके और ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आपको ना दे। कई बार ऐसा होता है कि सूचक अस्पष्ट और अनिश्चित उत्तर दे देते हैं, जिसका सही सटीक जानकारी आपको नहीं मिला, तो निष्कर्ष भी आप गलत निकाल दोगे। क्योंकि यह प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है, विशेष करके जब सूचना डाक प्रश्नावली विधि से प्राप्त किया जा रहा है, तो गलत भी ये इंफॉर्मेशन आ सकता है आपके यहां तक, तो इस बात को ध्यान रखना होता है इस विधि के अंतर्गत। बाकी सावधानियां आपको देख लेना है। सावधानियों के अंदर प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, जितने भी मैं यहां पर दे रहा हूं, इससे एमसीक्यू जाते हैं टॉप लेवल वाले। ये पूछता है सबसे पहला पॉइंट कि प्रश्नावली को बिल्कुल सरल होना चाहिए, संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, एट्रैक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए ताकि सामने वाले इंसान को इंटरेस्ट लगे आपके क्वेश्चन को जवाब देने में। ठीक है, बहुत लंबा प्रश्न नहीं होना चाहिए, बहुत व्यक्तिगत प्रश्न नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा आपने ऐसे सवाल पूछ लिया जिससे सामने वाले व्यक्ति को आहत लगा, चोट लगा दिल पर, है ना, डिफिकल्टी लगा जवाब देने में आपका। सूचकों को, है ना, याहत नहीं होना चाहिए, मतलब उसको ठेस नहीं लगना चाहिए मन में कि तुम्हारे बारे में उसने सूचना ले लिया तो, है ना, तुम गलत महसूस कर रहे हो अपने आप को। प्रश्नों में एक व्यवस्था
या फिर एक क्रम होगा, एक क्रम और उचित नियोजन होने चाहिए, बिल्कुल सही से, जैसे पहले नाम, फिर आयु, फिर जो है वो उसका एड्रेस पता पूछे, फिर मोबाइल नंबर, तो इस तरीके से क्रम दिया जाना चाहिए कि पहले क्या फिर क्या फिर क्या। ठीक है, तो ऐसे डेटा आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। जांच का उद्देश्य स्पष्ट जो है परिभाषित होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या हम सामने वाले व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मान लो हमें जनसंख्या पता करना है, तो हम सामने वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि आपके टोटल घर पर सदस्य कितने हैं, उसमें से कितने बच्चे हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र सूचना प्राप्त किया जा सके, मतलब जितना जल्दी हो सके मिल जाए, नहीं तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन को धरे धरे रख देते हैं और वो भूल जाते हैं प्रश्न को भरना और जवाब भी नहीं मिलेगा आपको। प्रश्नावली के साथ स्वयं के पते का डाक टिकट लगा देना चाहिए, लिफाफा भी दे देना चाहिए, ताकि वो इंसान अपना पैसा ऐसा ना करे कि अपना पैसा खर्चा करेगा तो आपको जवाब वो नहीं भेजेगा, पक्का है। तो पहले ही आप लिफाफा और अपना एड्रेस दे करके भेज दीजिए उसको। तो आज की पूरी सेशन में आपको मैंने ये चीजें करवा दिया है, अगली क्लास में जब आएंगे तो ये वाला कवर करवा देंगे, ठीक है ना, 5वां वाला मेथड, क्योंकि एक ही मेथड यहां पर बचेगा आपका। ठीक है, और एमसीक्यूज भी धीरे धीरे करके हम लोग कवर कर लेंगे आपके। थैंक यू सो मच, आज की सेशन में रखेंगे इतना ही, लेकिन हाँ जाते जाते कह रहे हैं कि आप लोग डाउट जितने भी हैं रिलेवेंट वाले पूछे हैं तो उसके जवाब आपको मिल